डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अन प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी। 3 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स निकलते हैं वह मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ किसने लिखी है? तो रोमेश भट्टाचार्य। किसने लिखी है? रोमेश भट्टाचार्य। तो किताबें हैं, तो महत्वपूर्ण किताब और उनके लेखक देखेंगे। संस्कृति के आयाम किसने लिखा है? मनोरम मिश्रा ने। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर मनसुख अंडाविया ने, डॉक्टर मनसुख अंडाविया ने। एक समंदर मेरे अंदर, मैंने आपको कल ही बताया है ये, संजीव जोशी। किसने? संजीव जोशी लिखा है। फायर ऑन द गंगाज राधिका अयंगार ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। कारगिल अ ट्रेवलर्स टंग ऋषि राज के द्वारा। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल के द्वारा। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा। सिंधिया और 1857 राकेश पाठक के द्वारा। ये सभी किताबें महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है DRDO। किसने लॉन्च किया है? DRDO। तो DRDO आया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958। कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। क्लियर? अब यहाँ आपका सर्वत्र है, यह लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया देखते हैं। सर्वत्र जो है नवाचार के लिए एक प्रतीक के रूप में यह उभर रहा है, जिसे भारतीय सेना के लिए कनेक्टिविटी यानी जुड़ने के लिए और लॉजिकल दक्षता को बढ़ाने, विशेष रूप से जल निकायों पर अंतराल को तेजी से पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत अर्थ मूव से लिमिटेड यानी कि BEML के सहयोग से विकसित होगा। यह सर्वत्र राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करने में सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल का प्रतीक है यह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य से है? दर्जा दिया गया है किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। क्या है? तमिलनाडु से। अब देखिए रामसर साइट, ये देखिए तस्वीर में आप। तो रामसर साइट होता क्या है, इसके बारे में जानिए। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में, कहाँ? रामसर ईरान का एक जगह है, वहाँ आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ। इसी कारण इन साइट्स का नाम रामसर साइट रखा गया। तमिलनाडु राज्य के क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट को और कर्नाटक राज्य की मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और नशनी मुहाना को रामसर साइट में जोड़ा गया है। यानी कि 5 नई रामसर साइटों को जोड़ा गया है और कुल मिलाकर भारत में ऐसा 80 रामसर साइट है। कितना है? 80। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो 4 को। कितने? 4 को नियुक्त किया गया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसके। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों को नियुक्ति की है, जिनका कार्यकाल 5 साल का होगा। कौन कौन है वे? तो AN झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य कांति घोष, निरंजन राजाध्यक्ष। ये आपके 4 नियुक्ति हुए हैं। अब वित्त आयोग का गठन संवैधानिक रूप से हर 5 साल या उससे पहले किया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 280 के 1 के अनुसार आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर लगभग 2 साल लगते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो छठा बजट पेश किया है। कौन सा? छठा। काफी इंपॉर्टेंट है आपका बजट, इससे प्रश्न आएगा ही आपके पेपर में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट को पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। तो बजट के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें हर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान कॉपी कलम निकालिए, मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूं बजट के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पेपर में आएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। कब? 1 फरवरी को। वित्त मंत्री लगातार छठी बार ये बजट पेश किए, मैंने बताया आपको, और यह छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री हो गई है। इससे पहले मोरारजी देसाई किए थे, तो सर्वाधिक कितना बार किए थे यह आप ध्यान रखेंगे। मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किए थे। कितना? 10 बार। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस था। कैसा बजट था? पेपरलेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्होंने 58 मिनट भाषण दिया, 58 मिनट। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होना है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा बजट है? अंतरिम बजट है। आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे का योजना को हम बजट कहते हैं। बजट किसे कहते हैं? आने वाले समय के लिए जो इनकम होगा, जो कमाई होगा और क्या उस पर खर्च होगा, उसकी योजना को हम बजट कहते हैं। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में है यह भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वित्तीय विवरण कहा गया है। अब कुछ खर्चे की बात करते हैं कि बजट में मुख्य बातें क्या हुई है। टैक्स के रेट्स किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 11.1 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय का ऐलान किया गया है। रूफटॉप सोलर प्लांट के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर माह फ्री बिजली मिलेगी। एनर्जी मिनरल सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 रेल के डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदले जाएंगे। उड़ान स्कीम के तहत छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट बनाए जाएंगे। कितने? उड़ान योजना के तहत जो है 517 नए रूट बनाए जाएंगे। 2030 तक 100 लाख करोड़ टन कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़, यह भी आप ध्यान रखेंगे, युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कि कोष बनाया गया है। ग्रामीण आवास योजना के अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। रक्षा खर्च 11.1% की बढ़ा दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 11.1% जो है आपका बढ़ा दिया गया है रक्षा में खर्च, और यह जीडीपी का 3.4% होगा। कितना? जीडीपी का 3.4% होगा। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कितना? 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यता मैंने आपको बजट के बारे में बताया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। किस पे? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। 1 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जाने माने पेमेंट्स ऑप्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई ने बताया कि 29 फरवरी 2024 के बाद अकाउंट और पेटीएम वॉलेट में नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत की सबसे बड़ी भुगतान कंपनियों में से एक है। अब यहाँ पेटीएम आया। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना 28 नवंबर 2017 को हुई थी। इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। अब यहाँ रिजर्व बैंक आया था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। कैवें गवर्नर है ये? 25वें। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि
BHU में बनाया जा रहा है। ये देखिए आप, BHU, इसमें जो बनाया जा रहा है ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन, इसके बारे में जानिए। ये मशीन मेक इन इंडिया के तहत पूर्ण रूप से स्वदेशी है, यानी कि अपने देश में बनेंगे। इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो ताकि वातावरण को कोई नुकसान न हो। ये मशीन किसी भी जैविक सामग्री जैसे खून, लार, बाल या फिश टिश्यू से DNA निकाला जा सकता है। इसकी सहायता से एक बार में करीब 32 नमूनों से 30 मिनट में DNA अलग कर सकती है। अच्छा, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है? तो मानव DNA बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है इसकी मदद से विभिन्न जातियों जनजातियों के करीब 50,000 नमूने एकत्र करना। इसमें कम से कम 5 वर्ष लगेंगे इसको एकत्र करने में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ज्ञान वापी कहाँ स्थित है जिसके तहखाना में जिला अदालत ने पूजा करने की इजाजत दी है? तो यह आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ आपका उत्तर प्रदेश आया है, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे उत्तर प्रदेश से। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग दिया गया। अयोध्या में ही विश्व की सबसे लंबी सोलर लाइट की स्थापना हुई। भारत का AI शहर लखनऊ होगा। पहला वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में। 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन का कहाँ खुलेगा? उत्तर प्रदेश में। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू उत्तर प्रदेश में हुई है। 25,000 घरों में सौर छतें कहाँ स्थापित होगी? वाराणसी में। आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए केंद्र बनाया गया, राहत वाणी केंद्र कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में। पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ उद्घाटन हुआ? मथुरा में। कहाँ? मथुरा में। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। पीछे ही मैंने एक प्रश्न बताया आपको रामसर साइट के बारे में, और विस्तार से देखिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 का थीम था आपका वेटलैंड रिस्टोरेशन, जो कि पूछ लिया गया है। और अब का थीम याद रखेंगे आप, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। विश्व आर्द्र भूमि का उद्देश्य क्या है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। तो 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित किया गया। मैंने आपको इसके बारे में बताया है। हर साल फरवरी की 2 तारीख को वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। वेटलैंड्स जमीन का वो हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हैं। पानी और भूमि आपस में मिलते हैं, तो वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराब होती स्थिति को देखते हुए जो है आपको रामसर की साइट की शुरुआत हुई, और वो हुई थी ईरान के रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन में 2 फरवरी 1971 में। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि के दिवस में मनाया जाता है। 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया गया और पहली बार वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी 1997 से मनाया जाने लगा। जबकि भारत में कब से मनाते हैं? तो भारत में 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर भारत समझौता किया था। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखेंगे इससे। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। और उज्जैन जैसे ही आया आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में ही खुलेगा। मैंने आपको बताया था पहला यूनिटी मॉल। ठीक है, अब प्रथम है तो देश के कुछ प्रथम को देख लेते हैं। भारत का पहला AI शहर मैंने बताया आपको लखनऊ। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन, पहली महिला पुलिस स्टेशन भोपाल। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश। पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद। पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश। पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन असम। सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ओडिशा। लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले PM नरेंद्र मोदी। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम गाजियाबाद। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं प्रथम जो मैंने आपको बताया है। जैसे उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन होगा? अयोध्या होगा। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया?
कौन से बैंक ने लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है? तो बरेली। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन होगा? उदयपुर। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बनेगा? हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में हुआ। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? गोवा में। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी में। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो बेंगलुरु में। सब प्रश्न मैं आपको पीछे भी बताया हूँ, आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का आपका होमवर्क है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अनुसार लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहता हूं करेंट अफेयर्स के, जो बहुत ही यूजफुल होता है आपके लिए। अब बीपीएससी ट्री आपके सामने आ रहा है 3 और 4, तो आप लगे रहिए। बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, चाहे वो बीपीएससी हुआ, बिहार एसएससी आने वाले हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए यह आप इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।